का तीसरा दौर और 100 दिन पूरे होने के बाद उनके कामकाज का एक लेखा जोखा जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और एक बेहद खास इंटरव्यू भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत के जरिए। डॉक्टर जयशंकर जब बोलते हैं तो उनको एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। वो ये बताते हैं कि क्या हुआ है, उससे ज़्यादा ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या होने वाला है। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। 100 दिनों का हाईलाइट क्या रहा फॉरेन पॉलिसी के एक्टिविटीज़ के तौर पर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 इमेजेस हमारे दिमाग में डोमिनेट कर रही थी। वो पोलैंड से कीव की प्रधानमंत्री की रेल की 10 घंटे की यात्रा और हमारे एनएसए का जा करके पुतिन को ब्रीफ करना कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में क्या किया है। इसको जरा आप अपने अंदाज में, अपने पर्सपेक्टिव में हमको समझाइए। अच्छा, सबसे पहले संजय जी, मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं एक बार और आपसे आपके चैनल में आने का आपने अवसर दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज तीसरे कार्यकाल में के 100 दिन हो चुके हैं, और क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, हम शुरू से, हमारी तैयारी शुरू से थी, और एक किस्म से मैं कहूँगा वी गॉट ऑफ टू अ वेरी फास्ट स्टार्ट। अब इसमें विदेश नीति के क्षेत्र में 2 परिप्रेक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक की जो भारत की जो प्रगति, उन्नति, नेशनल डेवलपमेंट के टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम विदेश नीति के माध्यम से उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो कुछ जो कूटनीति और जो विजिट्स वगैरह जो हुई हैं, बातचीत जो हुई हैं, वो उसके संदर्भ में है। दूसरा कि हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि दुनिया में स्थिरता रहे, शांति हो, और क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरत है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप पिछले 100 दिन देखेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, उनकी बातचीत बहुत सारे विषयों पे हुई, पर एक अगर मैं किसी को मैं कुछ प्रायोरिटी दूंगा तो वो सेमीकंडक्टर्स का विषय था। या इनकमिंग विजिट में इनके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया कि हमारी स्किल मैन पावर जो है वो मलेशिया जाए। तो एक तो मैं कहूँगा डायरेक्ट इकोनॉमिक इश्यूज थे, और इसमें बहुत सारे देश हैं जो हमारे जो नए कार्यक्रम, नए इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि 12 इंडस्ट्रियल नोड बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे ले जाने वाले हैं, जो स्किलिंग और टैलेंट जो है इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे देश जुड़ना भी चाहते हैं, और हमारे और ख़ासकर पीएम के जो पर्सनल कनेक्शंस और उनके प्रयास के कारण ये जुड़ाव जो है ये आगे बढ़ रहा है। दूसरा विषय, और आपने यूक्रेन और मॉस्को की बात की, मैं कहूँगा कि हमारे योगदान जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये युद्ध अब तीसरे साल, इसका अब तीसरा साल है। इसके अलावा कुछ और भी तनाव हैं, जैसे आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में, गाज़ा में, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो हम जो हैं शांति के पक्ष में हम क्या कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं जुलाई में रूस गए थे, उसके बाद अगस्त में यूक्रेन गए थे। तो इसमें जो है और हमारी इसमें बाकी देशों के साथ भी बातचीत हो रही है, G7 के सदस्य जो हैं उनके साथ भी हो रही है, तो उसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा ये 2 बड़े विषय हैं पिछले 100 दिन में। बिल्कुल। एक चीज़ जो बहुत साफ इमर्ज होकर के आ रही है कि इस बार का हमारा फॉरेन पॉलिसी स्टांस बहुत बोल्ड है, डिसाइसिव है, और भारत को एक नए ढंग से पूरी दुनिया के स्टेज पर पोजीशन करने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब अनफोल्ड होने वाली हैं। तो हम आपसे वो समझना चाहेंगे कि भारत अपने को पोजीशन कैसे कर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी की अपनी क्या समस्याएं हैं, चीन जिस तरीके से एक आइसोलेशन में अपना चलते रहता है, उसको देखते हुए यूरोप की एक गिरावट है, एशिया का एक इमरजेंस, और उसमें भारत का रोल। तो ये डॉट्स हम कैसे कनेक्ट करें? देखिए, अगर आप भारत की पोजीशनिंग समझना चाहते हैं, ये 100 दिन आप देखिए कि पीएम का पहला दौरा जो था
वो G7 जो पश्चिमी देशों की संगठन जो है उनके साथ मुलाकात के लिए वो इटली गए। उसके बाद क्योंकि संसद की सत्र चल रही थी तो वो खुद जा नहीं पाए, पर उनके ओर से मैं प्रतिनिधि था। SCO की मीटिंग हुई, SCO की शिखर सम्मेलन हुई अस्ताना में। तो ये जो हैं ज़्यादातर रूस, चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान, ये देश हैं। उसके बाद अगर आप देखें रशिया यूक्रेन में हम जो हैं दोनों के साथ हमने रिश्ते बना रखे हैं, और अभी हम उस पोजीशन में हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं दोनों राष्ट्रपति के साथ खुल के बैठ के बहुत विस्तार में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में क्वाड होने वाला है। प्रधानमंत्री आसियान भी गए, और अगर आप देखें कि हमारे पड़ोस वाले जो हैं ज़्यादातर देश जो हैं वो शपथ ग्रहण के समय में आए भी थे। और इसी दौरान में अगस्त के महीने में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा विकासशील देश उन्होंने इस समिट में भाग लिया। तो हम जो हैं, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, सबका साथ सबका विकास, की दुनिया में मैक्सिमम देशों के साथ कैसे बना के रखें, दुनिया की बड़ी विषय में इसको हम कैसे इन्फ्लुएंस करें, और जो है मैं कहूँगा जो हमारा जो राष्ट्रहित जो है और दुनिया की जो भलाई के लिए जो हम कर रहे हैं, ये दोनों, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी पोजीशनिंग जो है बहुत अच्छी। जी, भारत के बारे में जो आपने कहा कि हमारा जो नेशनल गोल है उसको पूरा करने के लिए ही फॉरेन पॉलिसी का सारा काम उसी तरफ डायरेक्टेड है। तो मैं ये समझना चाहूँगा, एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया कि चीन के साथ हमने अपने 75% इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत और चीन की कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दुनिया भर में जिस तरह का कारोबार और यहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर पावर कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और उस रोड मैप के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, ऐसा है कि अगर हम भारत की क्षमता की बात करें, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक हम विकसित नहीं बन सकते। जब तक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो हमें जो है, मैं कहूँगा एक किस्म से जो फाउंडेशन जो है, आधार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना ही चाहिए। ऑर्थोडॉक्स माने जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग और कल की मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको लगता है न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे सेमीकंडक्टर हैं, जैसे ड्रोन है, जैसे स्पेस है, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, पर साथ ही साथ आपको अपनी इंजीनियरिंग गुड्स, आपके जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी ले जाना चाहिए। अब हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले बहुत दशकों से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं। जो हमारे यहाँ इस पे अभी भी डिबेट होती है। कुछ लोग का कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हैं ही नहीं। कुछ लोग जो हैं एनवायरनमेंट के एक किस्म का वो कारण तो कहते हैं, पर एनवायरनमेंट के तर्क पे वो बाधाएं डालते हैं। तो अभी जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी आपके यहाँ रोजगारी नहीं बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आज जो है मोदी सरकार ने प्राथमिकता दी है कि ये 12 इंडस्ट्रियल नोड्स पूरे देश भर में बने, और साथ ही साथ इसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत जो है, जो आपने देखा होगा कि जो फॉर्मल बजट, जो फुल ईयर की बजट जो थी, उसमें भी प्राथमिकता स्किलिंग के लिए दी थी कि इंडस्ट्रियल नोड्स भी आगे बढ़े, साथ उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, ताकि गुड्स रॉ मटेरियल आए, फिनिश गुड्स निकले, और जो ह्यूमन रिसोर्स की तैयारी जो है उसको कैसे आगे बढ़े। और मैं ये कह सकता हूँ आपको, मैं अभी मैं जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ, कि दुनिया में अभी जो है भारत के बारे में बहुत उत्साह है। दुनिया की कंपनी जो है आजकल भारत को बहुत
उपलक्ष्य में तमाम इससे पहले हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री फ्यूजन का माहौल अगर वो हम तो दुनिया का रेस्पॉन्स कुछ और होगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछले 100 साल में हमारी सिग्नलिंग बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के जो अभी बड़े डिसीजंस जो आए हैं इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्किलिंग पे, ये जो है जरूर दुनिया इसको मानेगी और मुझे लगता है दुनिया का इस पर रेस्पॉन्स होगा। जी, हालांकि आपने ये बात कही कि कुछ दूसरे तरह की आवाज़ें ना आए। देखिए, हमारी राय बड़ी साफ है कि दुनिया भर में इस वक्त भारत की पोजीशनिंग जो है अब वो एक कंसेंसस का विषय है और इस तरह की कोई डोमेस्टिक नॉइज़ या कोई बाहर जाके कुछ बोले उसका कोई बहुत असर वसर है नहीं। तो एक्चुअली उसको हम लोग पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी पड़ोसियों को साथ लेकर के चलने की और एक उनका बड़ा विजन रहा, बहुत काम हुआ है, ज़्यादा काम हुआ है गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे में जब Correct. ऐसी एनर्जी हम लोगों को ड्राइव कर रही है तो उसमें एक आध छोटे मोटे इरिटेशंस हैं, उसको समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें वो बड़ी बात है या आई गई बात हो जाएगी। एग्जाम्पल, ईरान के सुप्रीम लीडर का एक बयान, या दूसरा एग्जाम्पल कि बांग्लादेश में जो वहां पर अभी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, इसको चूंकि डिप्लोमेसी आर्ट ऑफ पॉसिबल है, तो मोदी जी और आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी कभी ये नहीं है कि हर चीज़ जो है आपके अनुकूल रहती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग कुछ कह देते हैं या कुछ कर देते हैं, ये होता है, ये स्वाभाविक भी। तो जो बयान जो आया, आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता ने कल उस पर टिप्पणी की है, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, देखिए उनके यहाँ भी उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है, उनकी अपनी राजनीति होती है। अब उसमें जो हुआ माने वो उनका इंटरनल अफेयर है। हम जो हैं, हमारे लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके साथ हम रिश्ता बना के उसको आगे ले जाते हैं हम लोग। तो मुझे विश्वास है कि एक किस्म से वो लोग भी अपनी पोजीशन एक बार समझ लें और रिश्तों की जो महत्व जो है उसको भी अगर वो समझें, तो मुझे लगता है कि पड़ोसी रिश्ते जो हैं उसका एक माने वो उसकी क्वालिटी और उसकी लेवल कुछ और होती। पड़ोसी जो हैं दोनों या जितने भी हैं वो एक दूसरे पे निर्भर होते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जैसे बाकी जो हमारे पड़ोसी जो हैं, जहाँ भी पहले कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई थी और आपने देखा उसके बाद सेटल हो गया था, तो ये जो है वहाँ बांग्लादेश में उनके यहाँ जो इंटरनली होगा वो उस पर हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर हमारे रिश्ते जो हैं हमारी ओर से, तो हम इसको स्टेबल रखना चाहते हैं, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा कोऑपरेशन है, हमारा व्यापार अच्छा है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन अच्छा है, तो मैं तो इसी रास्ते पे जाना चाहूँगा। बिल्कुल। सर, आपने हमको 15 मिनट दिया है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा और वो है फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि अब आगे का एजेंडा भी फॉरेन पॉलिसी का बहुत एक्शन पैक्ड है और एक जो बड़ा माइलस्टोन होगा वो होगा न्यूयॉर्क जाना और यूएन जनरल असेंबली, और उसके अलावा साइडलाइंस में बहुत सारी मुलाकातें। तो वो कौन कौन से एक्शन और एजेंडा हैं जिन पर हमको नज़र रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेज पर भारत क्या कर रहा होगा? देखिए, अभी तो मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में दो बड़े घटनाएं हैं। एक तो वो समिट ऑफ द फ्यूचर है। समिट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि जो आप जानते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो खासकर जो विकासशील देश जो हैं उनकी तरक्की की एक किस्म से ये असेसमेंट है। इनको टारगेट्स दिया गया था कि आप 2030 तक आप ये टारगेट्स आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अब कोविड के कारण और कुछ और भी कारण हैं, उसके कारण आप सब लोग जो हैं ये टारगेट से काफ़ी पीछे हैं। ये चिंताजनक विषय। अब उसकी तैयारी जो है, हमने देखा था कि जब अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री ने ये वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, ये तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट था, तो उसकी जब बैठक उन्होंने बुलाई थी, तो जो विकासशील देश जो हैं उनके एक किस्म से मैं कहूँगा उनके जो कंसर्न्स हैं उसका निचोड़ उन्होंने निकाला था। और मुझे लगता है कि हम
समिट ऑफ द फ्यूचर में जो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो दुनिया बहुत ध्यान से सुनेगी। दूसरा जो है वो क्वाड की बैठक है। ये आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन का आखिरी क्वाड होगा। जापान के प्रधानमंत्री भी आगे उनका भी कार्यकाल अब अंत में आ गया है। तो ये जो है पिछले कुछ सालों में क्वाड में काफ़ी प्रगति हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस मीटिंग में कुछ और भी आगे कदम आए। तो मैं ज़रूर आपको इससे ज़्यादा डिटेल में इस समय तो बता नहीं पाऊँगा, पर मैं अगर आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड प्रेडिक्शन अगर आप करें कुछ आगे वाले आने दिनों के लिए, मैं कहूँगा इन दोनों को आप ज़रूर फॉलो करें। जरूर। और एक सवाल का और लालच है, बहुत छोटा सा, वो ये कि क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल दरअसल इस बार फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी से डिफाइन होगा और वर्ल्ड पीस की एक बड़ी लीडरशिप सामने आएगी, उसको मोदी लीड करेंगे, ये कार्यकाल 5 साल का इस प्रकार डिफाइन होगा। आप एग्री करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो कहूँगा कि ये तीसरा कार्यकाल जो है भारत में बहुत प्रगति होगी। आप देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट की अलग अलग क्षेत्रों में मुझे पूरा विश्वास है कि हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। कि अगर हम पिछले 10 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने खड़े कर रखे हैं, आप कुछ भी आंकड़े देखें, एयरपोर्ट्स की देखें, रेलवे के देखें, रोड्स की देखें, तो ये सब इसको हम एक किस्म से अगले 5 साल में डबल कर पाएंगे। तो मेरे मन में तो है कि हर देश जो है, हर कार्यकाल जो है वो अल्टीमेटली, जो आपने कहा कि आप डिफ़ाइन इसको कैसे करेंगे, मैं तो कहूँगा कि ये हम नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से डिफ़ाइन करेंगे। परंतु मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि अभी जो है दुनिया में मोदी जी जो हैं खासकर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक किस्म से सबसे सीनियर या सबसे सीनियर में से एक हैं लीडर्स, और उनकी जो है लोग कदर करते हैं, उनकी सोच जो है उस पे लोग बल देते हैं। तो आज जो दुनिया जो है ये युद्ध और संघर्ष और तनाव से जो गूंज रही है, मुझे लगता है कि इसमें भारत को और ख़ासकर प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप में उनका एक योगदान हो सकता है। और आप इसका एक किस्म से पहले 100 डेज में आपको थोड़ा बहुत इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 100 दिनों में हमको झलक मिली है कि 5 सालों में कितना एक्शन पैक्ड एजेंडा रहने वाला है, घरेलू नीति के फ्रंट पे भी और विदेश नीति के फ्रंट पर भी। आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद विदेश मंत्री जी। थैंक यू। नमस्कार।